हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम एक ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। यानी गॉस के नियम से पहले हम गॉस के नियम के आधार पर जो है कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्टार्टिंग में जो है कूलाम के नियम के बारे में बताया गया था, तो वही कूलाम का नियम जो है हम यहाँ पर जो है गॉस के नियम के आधार पर जो है कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और फिर आने के इसके चांस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें गॉस के प्रमेय के आधार पर जो है कूलाम का नियम का निगमन कैसे करना है, तो आपने जो पहले कूलाम का नियम पढ़ा है कि कूलाम का नियम में आपने देखा था कि भाई दो बिंदु आवेश थे और जिनके बीच की दूरी r थी। तो इसमें बताया गया कि दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो उस पर लगने वाला आकर्षण बल होता है। यानी F बराबर आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही तो कूलाम का नियम है। तो यहाँ पर इसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बातें आपको लिखनी है। ये बातें जो हमने लिखा है इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप एक डायग्राम बनाएंगे अभी और उसी डायग्राम के आधार पर इसको आप आराम से लिख ले जाएंगे। भाई लिखा क्या है इसमें कि माना एक बिंदु आवेश एक परिरक्षण धन आवेश से r मीटर की दूरी पर रखा है। मान लीजिए ये कोई हमारा बिंदु है, बिंदु आवेश है प्लस Q, और इससे r मीटर की दूरी पर कोई परिरक्षण धन आवेश जो है मान लीजिए Q0 रखा गया है। तो यही तो कहा गया है। क्या कहा गया है? माना एक बिंदु आवेश एक परिरक्षण धन आवेश से r मीटर की दूरी पर रखा है। तो भाई ये हमारा बिंदु आवेश है प्लस Q और कोई परिरक्षण धन आवेश मान लीजिए, अब चाहे आप इसको मान लो, यहाँ पर रखा गया है दूसरा परिरक्षण धन आवेश रखा गया है जो r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर है? r मीटर की दूरी पर। इतना समझ में आ गया ना? यही तो लिखा और कुछ अलग से है नहीं। आगे कहा गया तथा इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी जो r मीटर की दूरी पर रखा है इसी पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है ज्ञात करना है। आगे कहा गया कि r को त्रिज्या मानकर, ये जो r आपने लिया है r को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। कौन सा पृष्ठ खींचा जाता है? गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। कैसे खींचते हैं? देखो ये जो आपका है यहाँ पर इस तरीके से भाई r को त्रिज्या मानेंगे और r को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींचा जाता है। इसकी आदत डाल लो, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींचा जाता है। बस यही तो हमने लिखा है, खींचा जाता है। तथा बिंदु के परता एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है। यानी यहाँ पर जो आपने Q0 लिया है इसी पर एक अल्प क्षेत्रफल जो है यहीं पर dA ले लेते हैं। अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल मतलब d लगा देंगे, पूरा क्षेत्रफल ये तो है ही है। ठीक है, समझ में आ गए? तो इसी पर जो है इसके परता यानी ऊपर जो है एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं। तो भाई वैद्युत फ्लक्स के अनुसार आप जानते हो, क्या जानते हो कि अल्प क्षेत्रफल के लिए अल्प भाई फ्लक्स d फाई E बराबर आपको अच्छे से पता है EdA cos थीटा। क्यों? यही तो पता है। वैद्युत फ्लक्स अल्प क्षेत्रफल के लिए आप क्या प्रयोग करते हो? d, यहाँ dA लिए हो तो यहाँ पर भी d हो जाएगा। ठीक है, तो d फाई E बराबर EdA cos थीटा। इतना समझ में आ गया ना? अल्प क्षेत्रफल के लिए मान लीजिए थीटा कोण नहीं बन रहा है तो हमारा हो जाएगा d फाई E बराबर केवल EdA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EdA हो जाएगा। मान लो थीटा कोण नहीं है तो एक काम करते हैं, इस दोनों का इंटीग्रेशन करा देते हैं। इंटीग्रेशन कराएंगे, निशान बनाएंगे, तो ये हमारा d फाई E हो जाएगा। अब E का नहीं कराएंगे, हम जो है इंटीग्रेशन जो है dA का कराएंगे। समझ में आई बात? तो भाई ये इस मान के लिए d फाई लिया गया है तो वैद्युत फ्लक्स जो हमारा फाई E हो जाएगा। भाई इंटीग्रेशन कराओगे तो हटाया जाएगा d को, तो ये हमारा बनेगा और ये हमारा रहेगा ही रहेगा E। और dA अल्प के लिए है और पूरा गोला है, तो जो गोला है तो गोले का भाई क्षेत्रफल क्या होगा? आपने यहाँ अल्प क्षेत्रफल लिया है, थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया है। अब अगर इसी तरीके से पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा क्षेत्रफल हमारा जो अल्प क्षेत्रफल dA था तो पूरा क्षेत्रफल A होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर देखा जाए
तो ये डीए की जगह पे हम 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, डीए थोड़े के लिए था तो पूरा हमारा ए जो होगा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गोला है, गोलाकार है, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी। अब ये आपका फाई ई विद्युत फ्लक्स जो आपने फाई ई बराबर निकाला है ई 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब यहीं पर अब हम गॉस की प्रमेय से अब आगे देखते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस के प्रमेय के अनुसार अगर देखा जाए फाई ई बराबर बाई क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यही तो आपने निकाला था भाई। गॉस की प्रमेय में आपने यही निकाला है कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये आपको अच्छे से पता है। तो भाई यहाँ पर फाई ई की वैल्यू जो है क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है, इसको अगर यहाँ पे रख दिया जाए, इसको उठा के, तब आपका क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अरे इसको उठा के यहाँ रख दोगे फाई ई की वैल्यू, तो यही तो आपको नजर आएगा। थोड़ा इसको और ठीक करते हैं, अगर हम ई बराबर लिखते हैं, किसके बराबर, ई बराबर, इस ई को रोक लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका भाई ई के साथ है तो नीचे चला जाएगा, और ये जो है आपका ये इसके साथ चला जाएगा, ये अपोजिट है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 भाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनके साथ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा क्यू अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है इतना आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? हमने कुछ नहीं किया कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय होता है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार अगर इतने की वैल्यू ये होता है, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर यही है, यहाँ से हम ई निकालेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर जो है यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। ये तो आपको पता है भाई, इतना अपने आप जानते ही हैं। अब आप थोड़ा से मानेंगे, यदि बिंदु P पर, यह जो बिंदु आपका मान लीजिए P है, इसको आप मान लीजिए बिंदु P, तो यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण धन आवेश Q0 रखा हो, भाई मान लीजिए जो हमारा बिंदु P है इस पर कोई परीक्षण धन आवेश Q0 रखा गया है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल, भाई अगर यहाँ Q0 मानते हैं, ये Q है, तो भाई दोनों के मध्य जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो जो इस पर बल लगेगा तो F बराबर भाई ये Q0 हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका F बराबर Q0 E, इस पर अगर आप F बराबर भाई E की वैल्यू इतना है, अगर इसको उठा के यहाँ रखते हैं तो ये बन जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 भाई E की वैल्यू हो गई, अब Q अपान आर स्क्वायर है, तो Q0 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? बस आराम से, यही तो कूलाम का नियम है भाई, यही तो तुम्हारा कूलाम का नियम है भाई। आपने यहाँ पर एक दूसरा परिरक्षण धन आवेश Q0 मान लिया, और जब इस पर Q0 मान लिया तो इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करेगा तो F बराबर भाई ये Q0 और ये E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो F बराबर Q0 E हो जाएगा। अरे एक चीज आप जानते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपान Q0 ही तो होता है। क्या होता है? E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q0 होता है। अगर आपको F निकालना है Q0 E ही तो होगा, यही तो लिखा गया है, कहीं अलग से कुछ लिख दिया गया है। F बराबर Q0 E लिखा गया और E की वैल्यू अभी निकाले 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, अभी आपने निकाला है, तो वही तो हमने यहाँ E की वैल्यू लिख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आर स्क्वायर, और Q0 बगलिया है तो इसको लिखेंगे नहीं, तो ये अब यही तो कूलाम का नियम है भाई, यही कूलाम का नियम। समझ में आया नहीं? इस तरीके से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति होती है। आप लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। भाई ये जो समीकरण आपको मिला है ये जो है कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो भाई, ये जो हमने लिखा है इसमें हमने क्या लिखा, माना एक बिंदु आवेश एक परिरक्षण धन आवेश से r मीटर की दूरी पर रखा है। मान लीजिए हमारा बिंदु आवेश है यहाँ पर और इससे r मीटर की दूरी पर एक परिरक्षण धन आवेश Q0 जो है रखा गया है, यही तो हमने बनाया है, यही लिखा है। ठीक है, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात
करना है। आर को त्रिज्या मानकर एक गासियन पृष्ठ खींचा जाता है, यानी जो आर की त्रिज्या है इसको मानकर एक गासियन पृष्ठ जो है खींच लिया जाता है तथा बिंदु के पड़ता एक अल्प क्षेत्रफल डीए लिया जाता है। भाई अल्प क्षेत्रफल यहाँ पर डीए लिया जाता है, बात समझ में आ गई। अब जब अल्प क्षेत्रफल डीए लिया जाता है तो तुरंत यहाँ पर जो है भाई वैद्युत फ्लक्स जो आप जानते हैं डी फाई ई, भाई डीए अल्प क्षेत्रफल लिए हो तो अल्प क्षेत्रफल का जो वैद्युत फ्लक्स होता है डी फाई ई बराबर ईडीए कास थीटा होता है, यह आपको ठीक से पता है। अब समस्या ये यहाँ पर कोई कोण तो बन नहीं रहा है, तो जब कोण नहीं बनेगा तो ये डी फाई ई बराबर ईडीए हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे क्योंकि अल्प के लिए है, हमें पूरे का ज्ञात करना है, तो ये इसका इंटीग्रेशन करा निशान लगा देंगे और यहाँ पर डीए का निशान लगा देंगे, तो दोनों का ये चिन्ह बनाएंगे। तो अब भाई ये डीए को हम फाई ई को फाई ई लिख देंगे और ई तो रहेगा ही रहेगा, और ये डीए अल्प क्षेत्रफल के लिए बात किया गया था। इसी तरीके से पूरे का अगर हम लेंगे तो पूरा हमारा गोलाकार है, तो गोले का ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का जो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर डीए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। भाई इंटीग्रेशन हटाओगे तब इतना आएगा, भाई इंटीग्रेशन लगाए थोड़ा था, अब पूरा हो गया, समझ में आएगा नहीं। अब गाउस की प्रमेय के अनुसार गाउस की प्रमेय क्या कहता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको पिछले लेक्चर्स में ही आपने सॉल्व किया है, समझ में आएगा नहीं। तो ये आपने सॉल्व किया, फाई की वैल्यू इतना है, इसको उठा के यहाँ फाई पे रख दो, तो जब रखोगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर ये है। तो ई बराबर अगर इसी को पूरे को ठीक करोगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या है, ये इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये कौन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आपको अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पर हमें चूंकि कूलाम का नियम निकालना है, तो इसके लिए कहा गया यदि बिंदु कोई पी पर, ये जो मान लीजिए बिंदु हमारा पी है, इस पर कोई परीक्षण धनावेश Q0 मान लिया कोई परीक्षण धनावेश Q0 रखा है, तो दोनों के बीच भाई Q0 यहाँ है, Q यहाँ है, तो दोनों के मध्य जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। भाई दो बिंदु आवेश होंगे तो दोनों बिंदु भाई बल अगर निकालोगे तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य गुणनफल के अनुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। तो यहाँ पर ये सब नहीं बताना है, F बराबर Q0 E हो जाएगा। ना समझ में आए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है F अपॉन Q0 होता है, तो इसी के से आप F बराबर Q0 E हो जाएगा। तो अब यहाँ पर E की वैल्यू इतना अभी निकाले हो, इसको उठा के रखोगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, भाई Q0 पहले से है, Q आपने यहाँ कर लिया और बटे आर स्क्वायर। तो यही समीकरण तो जो है कूलाम का नियम है। तो इस तरीके से भाई गाउस के प्रमेय के आधार पर हम जो है कूलाम के नियम का निगमन करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और अगले लेक्चर्स में इसके आगे के जो टॉपिक बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।